हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों में आज आपके समक्ष बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा प्रमुख प्रश्न, प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। क्रमशः इसमें संविधान सभा का दृष्टिकोण, भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संविधान सभा की अवधारणाएं। प्रत्येक देश के संविधान को संविधान निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण के संदर्भ में ये भली भांति समझा जा सकता है। भारतीय संविधान के संबंध में ये बात नितांत सत्य है। मार्च 1947 के पूर्व जब तक कि भारत की एकता को बनाए रखने की आशा थी, उस समय तक संविधान सभा में जो भी मसौदे प्रस्तुत किए गए उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। किंतु जब भारत का विभाजन हो गया तब उन्होंने विघटनकारी तत्वों के संकट का अनुभव किया। इस संबंध में केवी राव का ये कथन उल्लेखनीय है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र का स्थान बदल गया इस नए भय से अनुप्राणित होकर, और जिसका अनुमोदन भूतकालीन इतिहास से भी होता था। आदर्शवाद ने यथार्थवाद को जन्म दे दिया। इसलिए सरकार की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने के स्थान पर उनकी चिंता अब यह होने लगी कि खतरनाक व्यक्तियों तथा समाज विरोधी तत्वों से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाए। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष, सामाजिक जीवन की कुरीतियों और धर्मनिरपेक्ष आंदोलन आदि अनेक तत्वों ने संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। संविधान के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में संविधान सभा के दृष्टिकोण की विवेचना इस प्रकार है। प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त विचारों को संविधान सभा ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में ही ये भाव निहित है कि संविधान का उद्भव जनता की इच्छा से ही हुआ है और अंतिम सत्ता जनता में निवास करती है। प्रस्तावना संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा है कि वह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएगी। प्रस्तावना के इस अंश के संबंध में सभा के कुछ सदस्यों ने प्रश्न किया कि भारत गणराज्य राष्ट्रमंडल की सदस्यता को कैसे स्वीकार कर सकता है। सभा के परामर्शदाता डॉक्टर BN राव ने इस पर आपत्ति का उत्तर देते हुए कहा कि राष्ट्रमंडल की धारणा में स्पष्ट विकास होता जा रहा है और वह अब उस स्तर तक पहुंच चुका है जिसमें गणतांत्रिक संविधान वाले राज्यों को स्थान दिया जा सकता है। सभा के कुछ सदस्य भारतीय राज्य व्यवस्था को एक विचारधारा विशेष से संबद्ध करना चाहते थे और इस दृष्टि से प्रस्तावना में संविधान के द्वारा ये सुझाव रखा गया कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। इसके विरुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने तर्क दिया कि आने वाली पीढ़ियों को एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं बांध दिया जाना चाहिए। हमारे द्वारा यह कार्य बाद में चुनकर आने वाले सांसदों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरा, मौलिक अधिकार। पाश्चात्य संविधानवाद में मौलिक अधिकारों की धारणा का उदय जनता, विशेषतः मध्यम वर्ग को शासक वर्ग की निरंकुशता से बचाने के लिए हुआ। भारत में भी इन अधिकारों की पृष्ठभूमि यही थी। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते समय संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित है कि जिस पृष्ठभूमि ने अमेरिकी अधिकार पत्र को जन्म दिया था उनके दिन अब लद चुके थे तथा उसका स्थान कल्याणकारी राज्य की धारणा ने ले लिया है। परंतु संविधान निर्माताओं का विचार था कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों को पूरा करने की आर्थिक क्षमता नहीं। अपनी इस धारणा के आधार पर उन्होंने अधिकारों को दो भागों में बांटा, वाद योग्य अधिकार, अवाद योग्य अधिकार। इस प्रकार का विभाजन संवैधानिक परामर्शदाता डॉक्टर BN राव के सुझाव के आधार पर किया गया था, लेकिन संविधान सभा के अनेक सदस्य इस प्रकार के विभाजन से सहमत नहीं थे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों, विशेषतया कुंजरू, प्रमोद रंजन ठाकुर, सोमनाथ लाहिड़ी, RK सिधावा आदि ने विचार व्यक्त किए कि वाद योग्य और अवाद योग्य अधिकारों में विभाजन रेखा खींचना कठिन है और रोजगार के अधिकार आदि आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की वास्तविक रूप में ही प्राप्ति की जा सके। मौलिक अधिकारों के मसौदे में आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए विशंबर दयाल त्रिपाठी ने कहा था कि मताधिकार को छोड़कर संविधान के अंतर्गत गरीब आदमी को कोई दूसरा अधिकार उपलब्ध नहीं हुआ। अधिकार संबंधी मसौदे की इस आधार पर आलोचना की गई कि अधिकारों पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगा दिए। इस प्रकार का विचार कुंजरू, HV कामत, सोमनाथ लाहिड़ी, बख्शी टेकचंद, महावीर त्यागी
अन्य अनेक सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया, लेकिन सरदार पटेल और एन जी रंगा आदि सदस्यों द्वारा इस प्रतिबंधों को औचित्यपूर्ण बताया गया। इन प्रतिबंधों का आधार बतलाते हुए श्री मुंशी ने संविधान सभा में कहा था कि सभा के अधिकांश सदस्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की अपेक्षा सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए अधिक चिंतित थे। इस आधार पर संविधान के 21वें अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दों के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर शब्दावली को अपनाया गया। इस प्रकार संविधान के 21वें अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया के शब्दों के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर शब्दावली को अपनाया गया। जिस अधिकार और धारा ने संविधान सभा में सबसे अधिक वाद विवाद को जन्म दिया वह संपत्ति का अधिकार है और उससे संबंधित धारा 31 थी। 19 मार्च 1955 को संसद के चौथे संवैधानिक संशोधन पर डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण का यह अंश उल्लेखनीय है कि जब 31वीं धारा की रचना हो रही थी उस समय कांग्रेस दल अपने भीतर इस तरह विभाजित था कि हम यह नहीं जानते थे कि हम क्या करें, इसमें उसमें क्या वास व्यवस्था करें और क्या व्यवस्था न करें। संविधान सभा में व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण व्यक्ति के अधिकार से संबंधित था तो दूसरा सामाजिक हित से संबंधित। संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था इस रूप में की गई कि इन दोनों परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित हो सके। इसके साथ ही इस विचार को अपनाया गया कि अंतिम विश्लेषण में संतुलन स्थापित करने वाली सत्ता का निवास विधानमंडल में ही होना चाहिए। न्यायपालिका ब्यौरे की जांच करे किंतु मूल सिद्धांतों की नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अपेक्षाकृत संक्षिप्त वाद विवाद नहीं हुआ। संविधान सभा के कुछ सदस्यों विशेषतः काजी सैयद करीमुद्दीन, हरि विष्णु कामत, प्रोफेसर नसीरुद्दीन, के.टी. शाह आदि ने इस बात पर बल दिया कि सिद्धांतों का क्रियान्वयन राज्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संशोधन प्रस्तुत किया गया कि शीर्षक में निदेशक के स्थान पर मौलिक शब्द का प्रयोग किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर अन्य सदस्यों द्वारा इस प्रकार के संशोधन और उसके पीछे निहित भावनाओं को अस्वीकार कर दिया गया। उनके स्थान पर कहा गया कि मौलिक शब्द का प्रयोग अनावश्यक है क्योंकि मौलिक शब्द का प्रयोग न करते हुए भी इन्हें राज व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों के रूप में ही मान्यता प्रदान की गई है। द्वितीय, इन सिद्धांतों का प्रयोजन आने वाली व्यवस्थापिकाओं कार्यपालिकाओं को निर्देश देना ही है। इस दृष्टि से निदेशक शब्द ही उचित है। धन्यवाद बच्चों। आगे जो वीडियो है उसमें क्रमशः इसमें आगे और व्याख्या की जाएगी। धन्यवाद।